नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं लेकर हाजिर हूँ आपके लिए जूनियर अकाउंटेंट TRA, CPT, BBA, MBA और BCom एग्ज़ाम्स के लिए अकाउंटेंसी के जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन उसके MCQs। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सफ़र्स फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ इक्वल बर्डन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब मूल्यह्रास की कौन सी विधि लाभ और हानि खाते पर समान बोझ की सीमा से ग्रस्त है। मतलब कौन सी विधि में P&L पे समान इफेक्ट आता है, जितनी यूजफुल लाइफ है मशीन की मतलब उतने सालों तक सेम ही मतलब डेप्रिसिएशन रहता है, वो कम ज़्यादा नहीं होता है। तो ये कौन सी विधि का एक सीमा है या मतलब कमी है, तो वो ऑप्शन ए आएगा इसमें, स्ट्रेट लाइन मेथड यानी सीधी रेखा पद्धति। इसमें एक ही जो रेट होती है या अमाउंट होती है उसी से पूरे साल मतलब हर साल वो रेट सेम रहती है या वो अमाउंट सेम रहती है डेप्रिसिएशन की। फिर क्वेश्चन सेकंड है, डेप्रिसिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ, मतलब मूल्यह्रास एक प्रक्रिया है। तो मतलब मूल्यह्रास की चीज़ के लिए प्रक्रिया है एक, तो इसको ऑप्शन ए ही आएगा इसमें भी, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट यानी लागत का आवंटन। मतलब अपन इसमें जो कॉस्ट होती है एसेट्स की उसका आवंटन जितनी उसकी यूजफुल लाइफ है उस पर करते हैं। मतलब जैसे 10 साल है तो 10 साल में उस पूरे संपत्ति की लागत को अपन 10 साल में बांट के डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो उससे अपने को एक साथ भार नहीं आता है। फिर क्वेश्चन थर्ड है, एज पर द स्ट्रेट लाइन मेथड विच इज़ द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एनुअल डेप्रिसिएशन। मतलब सीधी रेखा पद्धति के अनुसार वार्षिक मूल्यह्रास की गणना के लिए कौन सा सूत्र सही है। मतलब क्या अपन कैलकुलेशन करेंगे जब डेप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें ऑप्शन बी आएगा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स। मतलब मूल्यह्रास क्या होएगा, इसमें मूल्यह्रास की राशि आएगी संपत्ति की लागत, उसमें से आपको अवशिष्ट मूल्य जो होगा संपत्ति के उपयोगी जीवन साल के समाप्ति पर, मतलब उसकी उपयोगी जीवन काल मान लो 10 साल का है, तो 10 साल के बाद उसकी जो वैल्यू बचेगी उसको अवशिष्ट मूल्य बोलते हैं। तो वो उसमें से कम कर देना और डिवाइड बाई एस्टिमेटेड जो उसकी लाइफ है 10 साल 15 साल जो भी है उससे उसको डिवाइड कर देना, तो अपनी जो डेप्रिसिएशन की जो राशि है वो अमाउंट अपनी निकल के आ जाएगी। फिर क्वेश्चन फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यह्रास का कारण है। मतलब अपन असेट्स पे मूल्यह्रास क्यों प्रभावित करते हैं, क्यों लगाते हैं मूल्यह्रास, तो उसका क्या रीजन होता है। तो इसमें ऑप्शन डी आएगा, ऑल ऑफ दीज, मतलब उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन ए बी सी है, ये तीनों की वजह से मूल्यह्रास लगाते हैं। तो वो क्या क्या है, तो पहला है परमानेंट फॉल इन प्राइसेज, मतलब कीमतों में स्थायी गिरावट हो गई, हमेशा के लिए कीमतें कम हो गई है अपने असेट्स की, तो उसके लिए अपन डेप्रिसिएशन लगाते हैं। फिर दूसरा रीज़न है इसका कांस्टेंट यूज़, मतलब निरंतर उपयोग। मतलब अपन असेट्स को लगातार यूज़ में लेते रहते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती है, तो उसको भी अपन उसकी वजह से भी अपन मूल्यह्रास लगाते हैं ताकि एक्चुअल कॉस्ट अपने को मतलब एक्चुअल वैल्यू पता चल सके अपनी असेट्स की। फिर थर्ड है एक्सपायरी ऑफ टाइम, मतलब समय की समाप्ति। मतलब जैसे जैसे समय खत्म होता जाता है हर चीज़ की वैल्यू कम होती जाती है, तो असेट्स भी मतलब यूज आते आते और एक टाइम के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो ये एक रीज़न ये भी है डेप्रिसिएशन का। फिर क्वेश्चन फिफ्थ है, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ, मतलब मूल्यह्रास की गणना किस तारीख से की जाती है, मतलब कब से अपन उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा, डेट ऑफ असेट पुट टू यूज़, मतलब संपत्ति का उपयोग की तारीख से। मतलब जैसे संपत्ति आपने खरीद तो मान लो 1 जनवरी को ली, लेकिन आपने उसको इंस्टॉल 5 तारीख को किया है और काम में आप उसको 7 तारीख से लेने लगे हो, तो यहाँ पे ना तो खरीद की तारीख से 1 तारीख से, ना उसको प्राप्ति या इंस्टॉल करने की तारीख 5 तारीख से। मान लो उसको आपने यूज़ करना 7 तारीख से स्टार्ट किया, तो 7 तारीख से अपन उस पर डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यूज़ में तभी से आने लगी है तो तभी से उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर क्वेश्चन सिक्स्थ है, ए मशीन वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर ₹5 लाख एंड ऑन 1 अक्टूबर 2020 ए न्यू मशीन इज एडेड फॉर ₹2 लाख। कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ मशीन अकाउंट इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2021। मतलब एक मशीन 1 अप्रैल 2020 को 5 लाख रुपए में खरीदी गई और 1 अक्टूबर 2020 को 2 लाख रुपए में एक नई मशीन और खरीदी गई या जोड़ी गई। तो 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मशीन खाते के शेष की गणना करें यदि मूल्यह्रास अवलेखित मूल्य पद्धति पर 20% प्रति वर्ष प्रभावित किया जाता है।
मतलब अपन ने 1 अप्रैल को 5 लाख रुपए की कोई मशीन खरीद ली, उसके बाद 1 अक्टूबर को और 2 लाख रुपए की और मशीन खरीदी है, तो अपने को अपनी इसकी वैल्यू पता करनी है 31 मार्च 2021 को, मतलब 1 साल बाद इसकी क्या वैल्यू रहेगी दोनों असेट्स की। अगर अपन WDV मेथड यानी मूल्यह्रास पद्धति से 20% के हिसाब से अपन इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो यहाँ मैंने देखो टेबल बना के आपको समझा रखा है कि ओल्ड मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा और न्यू मशीन पे कितना लगेगा और उनका क्या बैलेंस बचेगा। तो यहाँ देखो कॉस्ट ऑफ मशीन लिख रखी है मैंने, ओल्ड मशीन की 5 लाख है, न्यू मशीन की 2 लाख है, और ऐसे टोटल 7 लाख है। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 20% के हिसाब से। तो ओल्ड मशीन पे तो पूरे साल का लगेगा क्योंकि वो 1 अप्रैल को ही अपन ने खरीद ली थी, लेकिन जो न्यू मशीन है उस पर 6 महीने का ही लगेगा। क्यों? क्योंकि अपन ने उसको अक्टूबर में खरीदा 1 अक्टूबर को, तो इसलिए 20% ओल्ड मशीन पे लगेगा और 10% न्यू मशीन पे लगेगा। तो इनका अमाउंट जो है वो निकल के आ जाएगा बैलेंस 4 लाख रुपए और 1,80,000 रुपये, और टोटल 5,80,000 रुपये अपनी वैल्यू रहेगी 31 मार्च 2021 को। तो ऑप्शन डी आएगा यहाँ ₹5,80,000 यानी 5,80,000 रुपये। फिर क्वेश्चन 7 है, द टर्म फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज टू शो लॉस इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, मतलब अमूर्त संपत्तियों के मूल्य में हानि को दर्शाने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। अमूर्त संपत्तियां जैसे गुडविल हो गई, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट वगैरह हो गया, जिनको अपन देख नहीं सकते हैं लेकिन वो अपनी संपत्तियां होती है, तो उनमें जो अमाउंट कम होता है, उनकी वैल्यू कम होती है, उसके लिए अपन कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हानि हो जाती है उसमें। तो उसमें ऑप्शन ए आएगा अमोर्टाइजेशन यानी परिशोधन। फिर क्वेश्चन 8 है, विच वन इज नॉट द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यह्रास का कारण नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन बी आएगा प्राइस फ्लक्चुएशन, मतलब मूल्य में उतार चढ़ाव। जैसे अपन ने पहले बात की थी कि भाई उसमें तो परमानेंट जो चेंजेस आ जाएगा वैल्यू में, उसको तो अपन डेप्रिसिएशन के लिए मानते हैं, कारण मानते हैं, लेकिन अगर ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है तो हर बार अपन ऐसे डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं। जो मार्केट में वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है, अगर परमानेंट ही वैल्यू कम हो गई है तो अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। फिर क्वेश्चन 9 है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ लॉस सफर्ड ऑन मशीन परचेज फॉर ₹10,000 ऑन 1 जनवरी 2010 एंड सोल्ड फॉर ₹5,000 ऑन 30 जून 2013। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन मेथड, मतलब 1 जनवरी 2010 को 10,000 रुपये में खरीद दी गई मशीन को 30 जून 2013 को ₹5,000 में बेचने पर होने वाली हानि की राशि क्या होगी। मूल्यह्रास क्रमागत शेष पद्धति से 10% प्रतिवर्ष की दर से प्रभावित किया जाता है या किया गया है। तो यहाँ पे 10,000 की अपन ने मशीन खरीदी थी 1 जनवरी 2010 को, और 30 जून 2013 को अपन ने उसको 5,000 रुपये में बेच दिया। तो अपने को कितना लॉस हुआ है ये राशि अपने को निकालनी है। WDV मेथड से अपन डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं पर एनम 10%। तो यहाँ देखो मैंने साइड में टेबल बना के फिर आपको समझा रखा है। जैसे कॉस्ट ऑफ मशीन है, सबसे पहले 10,000 रुपये ले ली, फिर अपन ने डेप्रिसिएशन लगा दिया 2010 का, तो वो 10% के हिसाब से 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया। तो बैलेंस अपना पहुँच गया 1 जनवरी 2011 को 9,000 रुपये। फिर उसके बाद 2011 का अपन ने डेप्रिसिएशन लगा दिया फिर 10% से, तो वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यानी बैलेंस जो बचता है उस पर 10% लगेगा, तो वो 9,000 पे 10% लगेगा तो वो 900 रुपये बचे, डेप्रिसिएशन लगा। तो फिर बैलेंस 1 जनवरी 2012 को 8100 रुपये हुआ। फिर अपन ने डेप्रिसिएशन लगा दिया 2012 के लिए, तो वो फिर वापस 10% 8100 का 810 रुपये हो गया है। फिर वापस अपन बैलेंस निकालेंगे 1 जनवरी 2013 को, तो वो 7,290 होगा। अब अपन ने जून में ही क्योंकि इस संपत्ति बेच दी है तो यहाँ सिर्फ 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन 7,290 पे बनेगा अपना 365 रुपये। तो 365 को कम करेंगे तो अपना बैलेंस क्या आएगा 30 जून 2013 को, तो वो अमाउंट आएगा 6,925, जबकि अपनी सेल वैल्यू है 5,000 रुपये। तो यहाँ पे मतलब अपन वैल्यू ज़्यादा थी अपनी असेट्स की, लेकिन अपन ने कम में बेचा है तो अपने को लॉस हो गया। तो वो लॉस कितने रुपए का हुआ है, वो हुआ 1925 रुपये का। तो यहाँ ऑप्शन सी आएगा 1925। फिर क्वेश्चन 10 है, द लॉस ऑन सेल ऑफ एन असेट इज डेबिटेड टू, मतलब एक संपत्ति की बिक्री पर हानि को डेबिट किया जाता है। मतलब अपन ने संपत्ति सोल्ड की, जैसा पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो जो लॉस हुआ है वो अपन कहाँ डेबिट करते हैं, कौन से अकाउंट में उसको ले जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए आएगा P&L अकाउंट यानी लाभ हानि खाते पे, क्योंकि हानि होती है तो लॉस को या हानियों को अपन P&L में शो करते हैं। फिर क्वेश्चन 11 है, चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज, मतलब मूल्यह्रास प्रभावित करना है। तो ऑप्शन ए आएगा कंपलसरी, मतलब ये अनिवार्य है। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से भी और कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी अपने को डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है हर असेट्स पे, मतलब हर फिक्स असेट्स पर अपना डेप्रिसिएशन चार्ज होएगा। वो चाहे तो आप SLM से लगा लो, चाहे WDV से लगा लो, लेकिन आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना बहुत ज़रूरी है।
फिर क्वेश्चन 12 है, एवरी फिक्स एसेट लॉसेज इट्स वैल्यू ड्यू टू यूज और अदर रीजन्स, दिस डिक्लाइन इन द वैल्यू इज़ नोन एज। मतलब उपयोग या अन्य कारणों से प्रत्येक अचल संपत्ति अपना मूल्य खो देती है, मूल्य में यह गिरावट जानी जाती है। मतलब प्रत्येक जो अपनी फिक्स एसेट्स होती है उसकी वैल्यू में, जैसे अपन ने बात की थी कि भाई या तो टाइम की वजह से या फिर यूज लेते रहते हैं तो एक टाइम के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो उस वैल्यू कम जो होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको अपन डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास कहते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन 13 है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इन द फॉलोइंग केस, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन रुपीज़ 1,50,000, सेल्वेज वैल्यू आफ्टर 9 ईयर्स रुपीज़ 15,000। तो निम्नलिखित मामले में सीधी रेखा पद्धति के तहत मूल्यह्रास की दर क्या होगी। तो मशीन की मूल कीमत है वो 1.5 लाख रुपये है और 9 साल बाद अवशिष्ट मूल्य जो मशीन का वो है 15,000 रुपये। तो अपने को यहाँ पे मूल्यह्रास की दर यानी रेट पता करनी है कि क्या रहेगी डेप्रिसिएशन की रेट। तो ये एसएलएम मेथड से मतलब सीधी रेखा पद्धति से अपन निकाल रहे हैं। तो देखो मैंने साइड में आपको इसको एलोबरेट कर रखा है, मतलब डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है। तो यहाँ सबसे पहले आपको एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालनी पड़ेगी, मतलब राशि निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही दर की गणना आप कर पाओगे। तो अपन ने जैसे पहले भी बात की थी कि एनुअल डिप्रिसिएशन की अमाउंट एसएलएम मेथड से किस मेथड से निकालते हैं या क्या उसका फॉर्मूला होता है, तो वो होता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एसेट। तो मतलब कि जो मूल लागत होगी उसमें से उसका अवशिष्ट मूल्य कम कर देना है और डिवाइड किससे कर देना है, जो इसकी उपयोगी जीवन काल है उससे। तो यहाँ 1.5 लाख रुपए तो इसकी मूल लागत थी, उसमें से 15,000 रुपये जो अवशिष्ट मूल्य है वो घटा देना है और डिवाइड बाई 9 साल उपयोगी जीवन काल है तो डिवाइड बाई 9 कर देंगे। तो यहाँ ये राशि जो आएगी वो आ जाएगी 15,000 रुपये। मतलब मशीन पे जो हर साल एसएलएम मेथड से जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो क्या राशि से लगेगा, वो 15,000 रुपये से लगेगा। तो अब अपन यहाँ रेट की बात कर लेते हैं, किस दर क्या ये दर क्या रहेगी इसमें। तो इसका दर का फॉर्मूला रहता है डेप्रिसिएशन अमाउंट डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंटू 100। तो यहाँ डेप्रिसिएशन अमाउंट जैसे पर ईयर 15,000 रुपये है और कॉस्ट या लागत जो इसकी थी वो 1.5 लाख रुपये थी, तो 15,000 डिवाइड बाई 1.5 लाख इंटू 100 करेंगे तो ये 10% आ जाएगी। तो यहाँ डेप्रिसिएशन की यानी मूल्यह्रास की जो दर रहेगी वो 10% रहेगी, तो ऑप्शन सी आएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी और वीडियो की तरह आपको पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर लेकर हाजिर होऊंगा आपके लिए और MCQs। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।